पर नोट लिखवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ राजदूत भेजकर अपना संबंध बनाया था। ठीक है, अब अगला टॉपिक लिखो। चलो ज्वाइन नहीं करेगी। अब वो किधर चली गई, अब उसको पता ही है कि क्लास चल रहा है तो अपने ज्वाइन करेगी। नेक्स्ट टॉपिक, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक कब मरा था? इससे पहले का राजा 1351 में। हाँ सर। लिख दो, 1351, 1388। फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351, 1388। लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन मेरा भाई। तुगलक की मृत्यु, मोहम्मद छोटी, बिन तुगलक की मृत्यु के हाँ बाद कितना पेज छोड़ेंगे? कुछ कल के लिए। हाँ, आ रहे हैं। तुगलक वंश लिखी थी ना। तुगलक वंश लिखे थे, थोड़ा सा लिखे थे। ये छोड़ दो। क्या बोली? ये पेज 5-6 पेज। कल वाला क्लास बस छूटा है, परसों लिखे हैं हम। हाँ कल वाला। 5-6 पेज। मोहम्मद बिन तुगलक लिखी थी। नहीं, मोहम्मद नहीं लिखे, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल जहाँ वो मरा था उतना सही लिखे हैं। मेरा तो 5 पेज है, लेकिन कॉपी भी मेरा बड़ा है, इसलिए तुमको बोले तुम 6 पेज लिख लो। छोड़ दो। कल वाला क्लास के लिए। हाँ। फिर क्या बोले, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। परंतु उसमें परंतु उसमें एक शासक परंतु उसमें एक शासक के गुणों का, एक सफल शासक के गुणों का अभाव था। सर एक बार फिर से परंतु बोलिएगा ना। उसमें मोहम्मद पर, मोहम्मद बिन तुगलक बोलो। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका भाई, उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, परंतु उसमें एक सफल शासक होने के गुणों का अभाव था। परंतु उसमें एक सफल शासक होने के गुणों का अभाव था। वह एक सफल शासक साबित नहीं हुआ था।
हो गया। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में कमजोर प्रशासन, सर बोर्ड पे ना थोड़ा बड़ा लिखिएगा। ये नहीं दिख रहा है, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, बहुत छोटा दिख रहा है। काफी दूर हो गया टेबल, रुक जाओ 1 मिनट, आगे करते हैं। अब लिखा हुआ सर दिखा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा है? बड़ा लिखते ना तो दिख जाता। हाँ अब दिख रहा है। कमजोर प्रशासन, क्या लिखिए, एक बार बोला स्टेटमेंट। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में कमजोर प्रशासन, कॉमा, कमजोर विदेश नीति, कमजोर विदेश नीति, कमजोर विदेश नीति, कॉमा, दोषपूर्ण दोषपूर्ण सैन्य संगठन, दोषपूर्ण सैन्य संगठन, दोषपूर्ण सैन्य संगठन की नीति, कॉमा, दोषपूर्ण सैन्य संगठन की नीति, हो गया। हाँ कमजोर सर। प्रशासन, कमजोर विदेश नीति, दोषपूर्ण सैन्य संगठन की नीति तथा तथा कई पूर्व के करों को कई पूर्व के करों को समाप्त करने कई पूर्व के करों को समाप्त करने के कारण अब स्टेटमेंट तो पढ़ो तो जरा, इसको बढ़िया से बना। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कमजोर प्रशासन, कमजोर विदेश नीति, दोषपूर्ण सैन्य संगठन की नीति तथा कई पूर्व के करों को समाप्त करने के कारण सस्ती लोकप्रियता हासिल की के कारण सस्ती लोकप्रियता हासिल की, परंतु कौन लगती है तो सस्ती वाला? सस्ती लोकप्रियता सस्ती लोकप्रियता हासिल की, परंतु सर एक सेकंड रुकिएगा, मेरा पेन खत्म हो गया, पेन लेके आ रहे हैं। ठीक है।
यूट्यूब में कितना सब्सक्राइबर हुआ इसमें? पता नहीं, फिर हम देखेगा। वाह, वेरी गुड। हम तो डेली स्टेटस में लिंक डाल देते हैं। क्या सर? हाँ सर, देखे आगे तो हम डाल। पेन लेके आ गई? कौन वाला क्या पेन? लिखवाया? कमजोर प्रशासन, कमजोर विदेश नीति, दोषपूर्ण सैन्य संगठन की नीति, कई पूर्व के करों को समाप्त करने की नीति से सस्ती लोकप्रियता तो हासिल की परंतु गला नहीं बोलिए। सस्ती लोकप्रियता तो हासिल की परंतु दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। परंतु दिल्ली सल्तनत का तेजी से पतन प्रारंभ हो गया। इसका गलत नीतियों के कारण पतन होना शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ शुरू हो गया। अगला पॉइंट बनाना, कौन कौन सा कर हटाया था? फिरोज शाह तुगलक ने पूर्व के 24 सर क्या करों बोला? को समाप्त फिरोज शाह तुगलक ने पूर्व के 24 करों को समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने पूर्व के 24 करों को समाप्त कर दिया था तथा कुरान के नियमानुसार सिर्फ कर तथा क्या बोले सर? तथा कुरान के नियमानुसार, कुरान को मानता था। कुरान के नियमानुसार सिर्फ 4 कर कौन कौन सा? सिर्फ 4 कर ब्रैकेट में लिख लेना। कौन कौन सा कर? जजिया कर, खम्स जो लूट का माल वाला था, जजिया कर, खम्स कर और 2 गो खराज और जकात। खराज सर नहीं दिख रहा है। दिखेगा। खराज, जकात, जजिया, खम्स, खराज, जकात। जजिया कर, खम्स कर, खराज कर और जकात कर, यही 4 को करीब रखा, बाकी सबको हटा दिया। सर तो जजिया कर क्या होता है? खम्स कर तो समझ गए, लेकिन जजिया कर क्या होता है? बताते हैं, सबको एक एक करके बता देते हैं। पहले स्टेटमेंट पूरा करो। क्या स्टेटमेंट था? फिरोज शाह तुगलक ने पूर्व के 24 करों को समाप्त कर दिया था तथा कुरान के नियमानुसार सिर्फ 4 कर, जजिया कर, खम्स कर, खराज और जकात कर लगाए। सर तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाए, यहाँ ब्रैकेट में दिए हैं, ये सिर्फ 4 कर रहने दिया, ऐसे न होगा। 4 कर लगाए कहीं नहीं होगा। 4 कर लगाए, 4 ही करो पब्लिक पर लगाया। ठीक है, कौन कौन सा कर लगाया? जजिया कर लगाया, खम्स कर लगाया, खराज कर लगाया और जकात कर लगाया। अलग अलग लिख लो। जजिया कर क्या मतलब होता है? जजिया लिख करके बेच दो। लिखेंगे पॉइंट बना के लिखेंगे। 1-2 शब्द है। खराज का मतलब होता है लगान। खराज का मतलब होता है लगान।
जितना उपज हुआ उस पर लगान लगाना, ठीक है। खराज का क्या मतलब हुआ? लगान। खम्स का क्या मतलब जजिया हुआ? कर का हाँ बता रहे हैं। खम्स का क्या मतलब हुआ? लूटपाट खम्स का, का क्या मतलब है? युद्ध में लूटे हुए। लूट के जो लाता था। हाँ, युद्ध में लूटे वो लूटा हुआ पैसा सामानों का, बंटवारा। सामानों पर 4/5 1/5। जजिया का लिख लो। जजिया हिंदुओं पर लगाने वाला धार्मिक कर। अगर मंदिर जाना है तो कोई दे करके जाओ। हिंदुओं पर लगाया गया धार्मिक कर। जजिया क्या हुआ? हिंदुओं पर लगाया गया धार्मिक कर। धार्मिक कर। और जकात, जकात क्या हुआ? जकात क्या लिखो? मुसलमानों की आय का, मुसलमानों की आय का, मुसलमानों की आय का 2.5%, 2.5%। सर खम्स वाला नहीं दिख रहा है, थोड़ा फोन घुमा दीजिएगा ना। अब दिखा? खम्स मतलब कुछ लगान होता है? नहीं, खराज मतलब लगान होता है। हाँ वही खराज। खम्स मतलब युद्ध में लूटे गए सामानों पर कर। जितना भी सामान लूटा या इधर उधर से लूटपाट करके जो लाया उस पर भी टैक्स देना था। मुसलमानों की आय कर। कितना लेता था खम्स के रूप में? कितना लेता था राजा? 4/5 और 1/5। लेकिन जब फिरोज आया तो उसको कम कर दिया, ये 1/5 ही लेता था। सर खराज वाला क्या लिखे हैं? सिर्फ लगान। हाँ, लगान। और इसका जकात कर वाला मुसलमानों की आय का, मुसलमानों की आय का 2.5%, 2.1/2% कर के रूप में लिया जाता था। मुसलमानों की आय का 2.5% कर के रूप में लिया जाता था, जो जो सिर्फ मुसलमानों के हित में व्यय किया जाता था, जो सिर्फ मुसलमानों के हित में व्यय किया जाता था, खर्च किया जाता था। मतलब इससे अगर 2 लाख का इनकम हुआ तो ये 2 लाख सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का जो जरूरी काम है उसी के लिए खर्च किया जाएगा। समझ में आया बात? हो गया जकात? पढ़ो तो एक बार। मुसलमानों की आय का 2.5% कर के रूप में लिया जाता था, जो सिर्फ मुसलमानों के हित में खर्च किया जाता था। ठीक है। तो इसके समय में, इससे पूर्व जो जितने भी कर थे लगभग 28 कर थे। अगर 28 कर को माना तो 24 कर को जो मतलब दोषपूर्ण कर था, या फिर ये समझो कि कष्टदायी कर था। कोई भी कर देना चाहता है, टैक्स देना चाहता है कोई फालतू का? हर चीज में टैक्स। घर बनाना है तो टैक्स, मवेशी चराना है तो टैक्स, ठीक है। तो पूर्ण टैक्स था वो हटा दिया। कौन? ये अच्छा काम फिरोज किया। खान। ये तो फिरोज अच्छा काम खान। किया ना वो। म्यूट करो लक्ष्मी, आ जाता है तुम्हारा। तो जो 28 कर थे उसमें से 24 कर इसने हटा दिया। हटा दिया, ये तो पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। कौन सा कर बचा हुआ रह गया? जजिया, जकात, खम्स और खराज। 2 गो जौ से जजिया और जकात, 2 गो ख से खम्स और खराज, ठीक है ना। जजिया, जकात, खम्स, खराज, यही 4 कर ये जजिया, अपने जकात, शासन काल खम्स और में। खराज। हाँ, याद रहेगा आराम से। तो ये 4 कर सिर्फ बचा था। अब क्या करता है आगे? अब देखो, लिखो फिरोज शाह तुगलक
फिरोज शाह तुगलक ने तकावी ऋण फिरोज शाह तुगलक ने तकावी ऋण ब्रैकेट में लिखना जो पूर्व में दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने तकावी ऋण ब्रैकेट में लिखना जो पूर्व में दिया गया था माफ कर दिया। तकावी ऋण ब्रैकेट में पूर्व में दिया गया था माफ कर दिया। तकावी ऋण को क्या किया इसने? माफ कर दिया। इससे क्या हुआ? उसको राजकोषीय घाटा मिला हुआ। उसका कोष जो था वो भरा नहीं, ऋण दिया और सब माफ कर दिया। तकावी ऋण को क्या किया? तकावी ऋण क्या किया? माफ कर दिया। ठीक है। अच्छा, उस समय जो लगान लिया जाता था कितना लिया जाता था? जो हम लिखे खराज जो लिखे थे, खराज का क्या अर्थ लिखे थे? लगान। तो एक लिया जाता था 1/5 या 1/3, जिसका जैसा उपज होता था। तो लिख लो खराज लगान के रूप में फसल का या उपज का खराज। सर खराज जहाँ लिखे तो उसके उसी में लिखना है ना ये? हाँ हाँ, अगर जगह है तो वहीं लिख लो। खराज कितना लिया जाता था? क्वेश्चन आ जाता कभी कभी, खराज कितना लिया जाता है? तो 1/5 से 1/3 लिया जाता था। किसी से 1/5 लिया जाता था, किसी से 1/3 लिया जाता था। 1/5 से 1/3 वो सर डिपेंड करता खराज था। जो है वो खराज जो था वो उपजाए हुए अन्न का ना 1/5 हाँ, 1/3 लिया। उपज का 1/5 या 1/3, उपज का 1/5 से 1/3, किसी से 1/5 भी लिया जाता था। एरिया पे डिपेंड करता था। जिधर ज्यादा अगर हुआ है उपज तो वहां 1/5 लेकर के काम चला दिया। ठीक है। जहाँ कम उपज हुआ है तो उसे 1/3 लिया या इसका रिवर्स कर दिया। वो डिपेंड करता था। ठीक है, कि कैसा उपज हुआ है और किस क्षेत्र में हुआ है। तो तकावी ऋण माफ किया, 24 कर को हटा दिया, सिर्फ 4 कर बचा था इसके पास। और क्या किया इसने फिरोज शाह तुगलक ने? नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर प्रारंभ करवाया। अब सिंचाई जो कर रहा था नहर निर्माण के बाद, नहर निर्माण पहले ही हो चुका था, इसने भी कुछ नहर निर्माण करवाया और उस पर क्या लगा दिया? सिंचाई कर। तो सिंचाई कर लगाने वाला कौन प्रथम शासक हुआ? सिंचाई कर लेने वाला प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक। सर क्या बोले, फिर से बोलिएगा ना एक बार। बोले तो क्या लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर प्रारंभ करवाया, सिंचाई करना शुरू किया। कुछ भी लिख लो। सिंचाई कर एक नया कर इसने लगाया था। 4 कर इसके पास पहले से था, जजिया, जकात, खराज और खम। और अब 5वां कर कौन सा हो गया? सिंचाई कर। ठीक है। इस सिंचाई कर को उर्दू में क्या बोला गया? हर्ब ए सर्ब। इसको उर्दू में बोला गया हर्ब ए सर्ब। इसको ब्रैकेट में लिख सकती हो। सिंचाई कर को हर्ब ए सर्ब। कौन सा कर लगाया नया? सिंचाई कर। सिंचाई कर को क्या कहा गया? हर्ब ए सर्ब। स्टेटमेंट बना के लिखना है तो लिख सकते हो, हर्ब ए सर्ब। और ये हर्ब ए सर्ब कितना होता था? उपज का 1/10, उपज का 1/10, 10वां भाग उपज का।
क्या लिखी बताओ, स्टेटमेंट उसका पूरा करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर प्रारंभ करवाया। सिंचाई जिसे कर को हर एक जिसे हाँ जैसे हर्ब ए सर्व कहा जाता था, हाँ जो उपज का 1/10 भाग। का 1/10 होता था, जो उपज का 1/10 होता था। नेक्स्ट लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, जिसमें यमुना नदी से हिसार तक, यमुना नदी से हिसार तक 150 किलोमीटर, जिसमें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी, किलोमीटर नहीं लो, मील में लो, 150 मील लंबी नहर भी थी। हो गया। हर्ब ए सर्व लगाने से पहले उसने कई नहर बनवाए, जिसमें सबसे लंबी नहर कौन सी थी? यमुना नदी से हिसार तक 150 मीटर, 150 मील लंबी नहर थी। कितना मील? 150 मील। 150 मील। आप टैक्स किसी का से लेंगे, अभी जो रोड में हम लोग टैक्स देते हैं, तो रोड बनता है तभी तो टैक्स देते हैं। एनएच, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एनएच क्या होता है? एनएच, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो अभी हम लोगों का गोड्डा से बनाएगा 4 लेन। तो यमुना नदी से एक हिसार तक 150 मील लंबी नहर बनवाया। इसके अलावा 4 और नहर बनवाया था। ठीक है, जब नहर बनवा लिया तो इसने लगा दिया क्या? सिंचाई टैक्स। इसके अलावा इसने क्या किया? देखो, यात्रियों की सुविधा तथा सिंचाई के लिए, यात्रियों की सुविधा तथा सिंचाई के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कई कुएं खुदवाए, रास्ते में रोड के किनारे कई कुएं खुदवाए, तो उससे सिंचाई भी होता था और जो राहगीर जाते थे उस रास्ते से होकर उनको पीने का पानी भी मिल जाता था। ठीक है, तो कई कुएं खुदवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। हो गया। हाँ सर। तो सिंचाई कर जब लगाया उसने, उससे पहले उसने 4-5 नहर बनवा दिए थे, कई कुआं खुदवा दिए थे, और हर बे सर्व नाम का एक नया टैक्स लगा दिया। हर बे सर्व मतलब सिंचाई कर, हर ए सर्व मतलब सिंचाई कर। अच्छा, इसको याद रखने का एक उर्दू अच्छा में। उपाय हो सकता है। लक्ष्मी, फिर से बोलेगा ना सर, हम कट गए थे। क्या बोलो, स्टेटमेंट कहाँ तक लिखी है? यात्रियों की सुविधा तथा सिंचाई के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कुएं खुदवाए थे, कई कुएं खुदवाए थे, यहाँ लिखे हैं। ठीक है। अच्छा, आप याद कैसे करेंगे कि जो सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? ये पूछ देता है ना ऑप्शन क्वेश्चन में। तो सिंचाई कर को क्या नाम दिया है? हर्ब ए सर्व। क्या नाम दिया है?
हर्ब तो एक हर्बल सर्व। हर्बल मतलब क्या? वनस्पति। हर्ब मतलब हो गया आपका वन हर्बल वगैरह। हर्ब मतलब छोटा छोटा पौधा जो होता है ना सर, उसी को हर्ब बोलते हैं। हर्बल मतलब वनस्पति। नहीं वनस्पति सर, हर्ब मतलब छोटा छोटा पौधा, सर्व मतलब वनस्पति। छोटे छोटे पौधा को हम वनस्पति नाम दे दिए, मान लो। ठीक है। हाँ। तो तो ये छोटा छोटा पौधा कैसे बनेगा? जब तक इसमें पानी नहीं मिलेगा तो मिलेगा, अरे होगा ये उपज? नहीं। नहीं होगा। इसको चाहिए पानी। मतलब क्या? सिंचाई। छोटे छोटे पौधों को क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए। तो सिंचाई, हर्बल, हर्ब ए सब सिंचाई, हर्ब ए सब। सर। याद एक बस ऐसे ही। हर्ब को क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए। हर्ब को सिंचाई। क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए। तो सिंचाई का था, और सिंचाई का कितना था? 10। 1/10। उपज का 1/10। चलो इसके बाद, इसके अलावा भी उसने बहुत काम किया है। लिखो अगला पॉइंट। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने देखो फिर कई से दूसरा नए नगर पॉइंट। का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कई नए नगर का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कई नए नगर का निर्माण करवाया। जैसे जैसे फतेहाबाद, फतेहाबाद, लक्ष्मी तुम्हारा आवाज उधर से आ रहा है इस चीज का, या तो म्यूट करके रखो नहीं तो उसको बंद कर दो। कई नए नगर का निर्माण करवाया या बसाया, जैसे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। हो गया? हाँ सर। एक और, जौनपुर, ब्रैकेट में लिखना, अपने भाई जौना खां की याद में। जौनपुर, ब्रैकेट में लिखना, अपने भाई जौना खां। कौन, क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन तुगलक का जौना। बचपन का नाम क्या था उसका? जौना खां था सर। उसी के याद में बनवाया था वो। हम्म। तो सर जौनपुर को नाम बनवाया था उसके याद में? हाँ तो उसी के याद में जौनपुर, तो जो अब जौनापुर कर देगा क्या उसका नाम? तो नहीं। हो गया। ब्रैकेट में लिख दी जौना खान की याद में। हम्म। अब क्या किया उसने? नेक्स्ट लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने 1200 नए बाग लगवाए थे। नए बाग। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 नए बाग लगवाए थे, तथा उसे तथा उसे अपनी आय का एक जरिया बनाया था।
तथा उसे अपनी आय का एक जरिया बनाया था, यानी इनकम इससे भी करवाता था। तथा उसे उसे अपनी आय का एक जरिया बनाया था। ऐसा करने वाला वह पहला सुल्तान था। सर ऐसा फिर से करने वाला बोलिएगा वह, ना। पढ़ो। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 नए बाग लगवाए थे। तथा उसे आय का एक जरिया बनाया था। तथा उसे आय का एक जरिया बनाया था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। मतलब बाग लगा करके अपना इनकम निकालना इससे पहले किसी सुल्तान ने नहीं किया था। सर हम लिखे हैं ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत का लिख लो, क्या दिक्कत है उसमें? ब्रैकेट कर दो दिल्ली सल्तनत को। हो गया। नेक्स्ट लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया तथा अधिकांश सैनिकों को नकद वेतन, कहीं नगद भी लिखा रहता है लेकिन नकद शब्द ज्यादा शुद्ध है, नगद ऐसे बोला जाता है, ठीक है। नकद वेतन देने की प्रथा को समाप्त कर जागीर देने की प्रथा को पुनः आरंभ करवाया किया या दिया। पुनः क्या लिखिए उसको, थोड़ा स्टेटमेंट अच्छा कर लो। स्टेटमेंट एक बार बोलो जरा, उसको ठीक किया जाए। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया तथा अधिकांश सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को समाप्त कर जागीर देना पुनः आरंभ किया। जागीर देने की प्रथा को पुनः आरंभ किया। जागीर देने की प्रथा को पुनः आरंभ किया। जागीर देने की प्रथा को पुनः, पहले लोग जागीर ही देता था, नगद वेतन नहीं देता था, लेकिन बीच में क्या हुआ, नगद वेतन देना शुरू कर दिया तो उसको फॉलो सर करना पड़ा। जागीर क्या होता है? जमीन। अच्छा। जमीन नहीं बोलता, जागीरदारी है तुम्हारा, ठीक है। क्या होता है वेतन सर? अगर जागीर दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा जागीर में? घर से कोई सैनिक बना, तुम्हारे घर से सैनिक बना, उस समय जो भूमि का जो था वो दे दिया, तुम इसमें इससे अपना गुजारा बसारा करो, ठीक है। तो जागीर देने की प्रथा को पुनः आरंभ कर दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने ससगनी नाम का सिक्का चलवाया। ससगनी नाम का सिक्का चलवाया तथा अपने सिक्कों में
अपने नाम के साथ साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र, अपने नाम के साथ साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतह खां का नाम भी अंकित करवाया। फतह खां का नाम भी अंकित करवाया। फतह खां का नाम भी अंकित करवाया। पढ़ो तनु। हाँ सर, नाम पढ़ रहे हैं। क्या लिखी हो स्टेटमेंट? फिरोज शाह तुगलक ने शशगनी नाम का सिक्का चलवाया तथा अपने सिक्कों में अपने नाम के साथ साथ अपने उत्तराधिकारी पुत्र फतह खां का नाम भी अंकित करवाया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए, फिरोज शाह तुगलक ने धार्मिक वर्ग को प्रसन्न करने के लिए जगन्नाथ मंदिर को लूटा। जगन्नाथ मंदिर को लूटा तथा ज्वालामुखी देवी मंदिर ज्वालामुखी देवी मंदिर से संस्कृत के ज्वालामुखी देवी मंदिर से संस्कृत के कुछ प्रमुख दस्तावेजों को उठाकर दिल्ली ले आया। संस्कृत के कुछ प्रमुख दस्तावेजों को उठाकर दिल्ली ले आया। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल और फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल और जल घड़ी का निर्माण करवाया था। ताश घड़ियाल और जल घड़ी का निर्माण करवाया था। सर ये क्या होता है? क्या? ताश घड़ियाल और जल घड़ी। जल घड़ी बनवाया था कि जल से चलने वाला ये घड़ी है, घड़ियाल टाइप का को बनवाया था। जल घड़ी बनवाया था, ताश घड़ियाल बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा, टोपरा जानते हो कहाँ है? पंजाब में। मेरठ और टोपरा, ब्रैकेट में लिख सकते हो टोपरा का, पंजाब। मेरठ और टोपरा से
अशोक के दो स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था। मेरठ का भी अशोक स्तंभ और टोपरा का भी अशोक स्तंभ दिल्ली ले आया। मेरठ का अशोक स्तंभ और टोपरा का जो अशोक स्तंभ था उसको कहाँ मंगवा लिया? दिल्ली। नेक्स्ट लिखो, फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेता था। ये वहीं पे करके वाला जगह पे लिखना चाहिए था। ब्राह्मणों से भी जजिया कर लेने वाला सुल्तान था ये फिरोज शाह तुगलक। हुआ? जाजिया कर लेता था। ठीक है, पर लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो राज्य दिल्ली सल्तनत से अलग हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो राज्य दिल्ली से अलग हुए थे, कौन कौन? देखो, बंगाल स्वतंत्र हुआ था फखरुद्दीन जी के कारण, और उधर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, है ना? जो राज्य अलग हुए थे। हाँ, जो राज्य अलग हुए थे उन्हें प्राप्त करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 2 अभियान किए थे। उन्हें प्राप्त करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 2 सैन्य अभियान। हाँ सर, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में उसके बाद क्या बोले थे? और दोस्तों, जो राज्य अलग हुए थे उन्हें प्राप्त करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 2 सैन्य अभियान किए थे। इसे प्राप्त करने के लिए। हाँ, खोया हुआ हाँ। राज्य प्राप्त करने के लिए 2 सैन्य अभियान किए थे। पहला बंगाल के खिलाफ, बंगाल अलग हुआ था उसमें, बंगाल के खिलाफ, और दूसरा सिंध के खिलाफ, पंजाब के सिंध के खिलाफ कोशिश किया था कि इसको फिर से मिला दिया जाए दिल्ली सल्तनत में। क्या लगता है, जीता होगा तुगलक? फिरोज शाह तुगलक जीता होगा अभियान में? कहाँ से? नहीं जीता होगा, नहीं जीता होगा। क्योंकि इसका जो सैन्य नीति थी वो ठीक नहीं थी, असफल हो गया था। हाँ। तो यहाँ लिख सकती हो कि दोनों सैन्य अभियान में ये क्या था, असफल साबित हुआ था। स्टेटमेंट बना के लिखना है या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर वही लिख देते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने 2 सैन्य अभियान किए थे जो असफल रहा था। हाँ, लिख दो। और कौन कौन सा सैन्य अभियान था? बंगाल के खिलाफ और सिंध के खिलाफ। ठीक है, और क्या क्या इसने? अभी बाकी है इसमें। अभी बहुत बाकी है। जब ये सिंध के खिलाफ आक्रमण किया था तो यहाँ पे इसने एक नया चीज शुरू करवाया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिंध के खिलाफ आक्रमण के समय इतिहासकार अफीक ने
इतिहासकार अफीफ सिंध के खिलाफ आक्रमण के समय इतिहासकार अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक का सबसे सर फिर से बोलिएगा ना। बोलो स्टेटमेंट बोलो। सिंध के खिलाफ आक्रमण के समय इतिहासकार अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक का सैन्य संगठन सबसे कुव्यवस्थित था। मतलब जैसे तैसे जाकर के वो आक्रमण कर दिया था, कोई प्लानिंग नहीं थी उसकी कि किस तरह से जितना है। सबसे कुव्यवस्थित तरीके से उसने सिंध के खिलाफ आक्रमण किया था। सेना जैसे तैसे थी, कोई संरचना नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। हो गया। अफीफ क्या कहता है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने सिंध पर आक्रमण किया तो उसका जो सैन्य संगठन था सबसे अधिक कुव्यवस्थित था। मतलब बिल्कुल कोई संरचना नहीं थी उसकी कि ऐसे जाओ वैसे जाओ, टुकड़ी नहीं बना हुआ था, कोई प्लानिंग नहीं था कि किधर से अटैक करना है, किसको हराना है, कैसे करना है। ठीक है, सबसे कुव्यवस्थित सैन्य संगठन उस समय था वो सिंध के खिलाफ जब आक्रमण कर रहा था। तो स्टेटमेंट अच्छा हुआ, पूरा हुआ। तो जहां प्लानिंग नहीं रहेगी वहां तो असफलता मिलेगी। ठीक है, तो अफीफ एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ये सबसे कुव्यवस्थित सैन्य अभियान था। ये आप अभियान करने गए, सिंध के खिलाफ जीतने के लिए गए, लेकिन आप अपनी व्यवस्था ही सही नहीं रखे तो आप कैसे जीतिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए ख्वाजा हेसामुद्दीन को नियुक्त किया था। ख्वाजा हेसामुद्दीन को नियुक्त किया था। कितना आय आ रहा है, कितना हम खर्च कर रहे हैं, आप इसका लेखा जोखा रखिए हेसामुद्दीन साहब। आय व्यय का लेखा जोखा रखवाने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला या रखवाने वाला प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। कौन? फिरोज शाह तुगलक। हो गया स्टेटमेंट पूरा? हाँ। नेक्स्ट लिखो, हफीफ के अनुसार, वही इतिहासकार हफीफ, ये इसके शासनकाल में बहुत कुछ बताता है अपने किताबों में। हफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक गुलामों का शौकीन था।
अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक गुलामों का शौकीन था, गुलामों का शौकीन था तथा गुलामों की देखभाल के लिए गुलामों की देखभाल के लिए सर हाँ बोलो। सर हम ना कट गए थे कहाँ। बोलो बोलो लास्ट में बोलो। सर फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन पढ़ के सुना दो तो। ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया था। नाम लिखा हुआ है। ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया था। अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक गुलामों का शौकीन था। अफीम के अनुसार फिरोज शाह तुगलक गुलामों का शौकीन था तथा गुलामों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान नामक नए विभाग की शुरुआत की या बनाया। शौकीन अफीम हाँ। अफीम के अनुसार फिरोज शाह तुगलक गुलामों का शौकीन था तथा क्या गुलामों की देखभाल के लिए या नाम देखो, नाम अफीफ अफीफ तथा गुलामों के देखभाल के लिए हाँ दीवान ए बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की। दीवान ए बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की। हो गया। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम थे। 1,80,000 गुलाम थे। लगभग 2 लाख गुलाम रखा था ये बच्चा सुल्तान शाह फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 गुलाम थे। 1,80,000 गुलाम थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। अब बताओ किसके लिए की होगी? नाम से क्या पता चल रहा है? दीवान ए खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की थी जो अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देती थी।
जो अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देती थी। ठीक है। दीवान एक खैरात क्या करता था? अनाथ स्त्री और विधवा को आर्थिक सहायता देता था। अगला पॉइंट लिखो, रोजगार दफ्तर। रोजगार दफ्तर रोजगार दफ्तर स्थापित कर रोजगार दफ्तर स्थापित कर फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर स्थापित कर फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने की रोजगार दफ्तर स्थापित कर फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देना प्रारंभ करवाया था। ऐसे बेरोजगारों को रोजगार देना प्रारंभ करवाया था। आज अभी भी बेरोजगारी दफ्तर चलिए रहा है, खाली दफ्तर चल रहा है, बेरोजगार सब बेरोजगार है। ठीक है। रोजगार दफ्तर क्यों खुलवाया था? बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। कौन खुलवाया? फिरोज तुगलक ने खुलवाया। नेक्स्ट लिखो, लक्ष्मी तुम्हारा यूज करो। फिरोज शाह तुगलक। सर ये वाला लाइन एक बार फिर से बोलिएगा ना सर। तन्नू सुना दो। कौन वाला लाइन? रोजगार दफ्तर का। रोजगार दफ्तर स्थापित कर फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देना प्रारंभ करवाया। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बार बार में कितना कट बचा है जा इसमें? रहा है सर, आप छोड़ दीजिए ना, मेरा बार बार कट जा रहा है। 5 लाइन बचा हुआ है तो अलग अथी हो जाएगा। 4-5 लाइन और बचा हुआ है। लिखो फटाफट। लिखो। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को प्रधानता दी थी। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को प्रधानता दी थी तथा ऐसा करने वाला वह दिल्ली सरकार का पहला शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को प्रधानता दी थी तथा ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। और जो उलेमा वर्ग को मानेगा, धार्मिक गुरुओं को मानेगा, उसके साथ होता क्या है? वह अगला स्टेटमेंट में वहीं नीचे लिख लो, वह धार्मिक नीति या उसकी धार्मिक नीति, ऐसे लिख लो, उसकी धार्मिक नीति कैसा होना चाहिए? उसकी धार्मिक नीति जो उलेमा वर्ग को मानेगा, तो जो दूसरे को सुनेगा वो उसी के अनुसार नीति बनाएगा, वो जैसा जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। तो लिखो, उलेमा वर्ग को ज्यादा प्रधानता देता था, इसलिए उसकी धार्मिक नीति कैसी बनी? उसकी धार्मिक नीति
धर्मांध एवं असहिष्णुतापूर्ण थे। धर्मांध, धर्म में अंधा, धर्मांध एवं असहिष्णुता, असहिष्णुतापूर्ण, असहिष्णुतापूर्ण थी। वो दूसरे की बात मानता था, धर्मगुरुओं की बात मानता था, इसलिए उसकी जो धार्मिक नीति थी धर्मांध थी और असहिष्णुतापूर्ण थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फिरोज शाह तुगलक ने, 2-3 पॉइंट और बस। फिरोज शाह तुगलक ने खुद को खलीफा का नायब, खुद को खलीफा का, खुद को खलीफा का नायब कहा था, खुद को खलीफा का नायब कहा था तथा सिक्कों पर, तथा सिक्कों पर खलीफा, तथा सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था, तथा सिक्कों पर खलीफा का नाम भी अंकित करवाया था। खलीफा का नायब खुद को बोलता है और जो खलीफा थे उसके शासनकाल में उसका नाम भी अंकित करवाता है कुछ सिक्कों में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था, ऐसा पहला सुल्तान था जिसने, जिसने साम्राज्य विस्तार, जिसने साम्राज्य विस्तार, जिसने साम्राज्य विस्तार और युद्ध की, साम्राज्य विस्तार और युद्ध की तुलना में, साम्राज्य विस्तार और युद्ध के तुलना में प्रजा की भौतिक, प्रजा की भौतिक उन्नति पर बल दिया, प्रजा की भौतिक उन्नति पर बल दिया। वो साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था, उसका कोई ऐसा प्रयोजन नहीं था कि हम साम्राज्य को बहुत विस्तार करें। वो सिर्फ ध्यान दिया कि जो हमारी प्रजा है जितनी भी है उसकी भौतिक उन्नति हो, इसलिए उसने नहर बनवाया, कुआं खुदवाया, जो बहुत सारे कष्ट देने वाले कर थे उसको खत्म करवाया, 24 कर खत्म करवाया था उसने। इसके अलावा उसने क्या किया, पब्लिक के लिए और उसने क्या क्या किया, रोजगार दफ्तर खुलवाया पब्लिक को रोजगार देने के लिए। ठीक है, तो वो प्रजा की भौतिक उन्नति पर बल देता था, वो यह नहीं सोचता था कि हम अपना साम्राज्य विस्तार करें। स्टेटमेंट पूरा हो गया, हाँ स्टेटमेंट सर। पूरा हो गया, पढ़ के सुना हाँ दो एक सर। बार। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का फिरोज शाह तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने साम्राज्य विस्तार और युद्ध की तुलना में प्रजा की भौतिक उन्नति पर बल दिया, बल दिया। अगला पॉइंट लिखो। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने
अद्या एवं बिख, अद्या एवं बिख, अद्या एवं बिख नामक दो सिक्के, अद्या एवं बिख नामक दो सिक्के चलवाए, अद्याय एवं बिख नामक दो सिक्के चलवाए जो जो तांबा एवं चांदी के बने थे, जो तांबा एवं चांदी के बने थे। अद्याय एवं बिख जो सिक्का था वो किसके द्वारा चलवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस चीज का सिक्का था? तांबा और चांदी का सिक्का। ठीक है। हाँ सर। अगला पॉइंट लिखो, फिरोज शाह तुगलक को इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र में विशेष रुचि थी। फिरोज शाह तुगलक को इतिहास एवं चिकित्सा शास्त्र में विशेष रुचि थी, इसलिए उसने संस्कृत के कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया, फारसी में अनुवाद करवाया। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, फतवात ए फिरोज शाही, फतवात ए फिरोज शाही, फतवात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की अपनी आत्मकथा है। फतवात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की अपनी आत्मकथा है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, सीरत ए फिरोज शाही, सीरत ए फिरोज शाही की रचना, सीरत ए फिरोज शाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान द्वारा की गई है। लिख लिए? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज, शम्स ए सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया था। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज को अपना संरक्षण प्रदान किया था।
अगर बर्नी था इसके शासनकाल में तो इसने कुछ न कुछ लिखा होगा इसके बारे में, फिरोज शाह के बारे में। एक पुस्तक है, इसका नाम लिख लो, जियाउद्दीन बर्नी के बगल में। जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहादरी तथा तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी। जियाउद्दीन बर्नी ने कौन कौन सा बुक लिखा? फतवा ए जहांगीरी, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है। नेक्स्ट लो। और है इसका? हाँ, थोड़ा लिख लो। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कई मकतबों एवं मदरसों का निर्माण करवाया था। शिक्षा पे भी इसने ध्यान दिया। वो जो ताश घड़ियाल जो लिखवाए थे ना, वो एक यंत्र था। ताश घड़ियाल या उसको ताशा घड़ियाल बोलते हैं, वो एक यंत्र था। और जो घड़ी बनवाया था, कौन घड़ी? जल घड़ी, वह भी एक यंत्र था। यंत्र मतलब मशीन टाइप जो चल रहा था। ठीक है। हाँ, तो लिख लो यंत्र। ताशा घड़ियाल या ताश घड़ियाल यंत्र था, जल घड़ी भी यंत्र था। हाँ, अभी क्या स्टेटमेंट लिखे? मकतबों एवं मदरसों का निर्माण करवाया था। किस चीज के लिए? शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। और एक दो पॉइंट कितना है? फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। निरंकुश था तो क्या हुआ, लेकिन कल्याण का काम तो किया था इसने, है ना। मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को क्या बोले सर? हेनरी इलियट नाम है। एलियट या ऐसे लिखो ना, इलियट। हेनरी इलियट
और सर नहीं दिख रहा है। दिख जाएगा, 1 मिनट। हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने फिरोज मतलब फिरोज शाह तुगलक को हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन एक सिनेमा हॉल है पटना में, गांधी मैदान के पास, एलिफिंस्टन। हेनरी इलियट और एलिफिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। सल्तनत युग का अकबर कहा है। क्यों? क्योंकि अकबर ने भी बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे, उसी तरह इसने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया प्रजा के लिए, इसलिए सल्तनत युग का अकबर के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। वो जो ताशा घड़ियाल यंत्र था, वो आता था समय जानने के लिए। ताशा घड़ियाल यंत्र क्या बताता था? समय जानने के लिए वो ताशा यंत्र का उपयोग करता था। ताशा घड़ियाल यंत्र समय जानने के लिए उपयोग किया जाता था। हो गया? हाँ सर। अब फिरोज शाह के बाद कई उसके उत्तराधिकारी बने, ठीक है, वो कल करेंगे। ठीक है। एक उसने और चीज था, दर उल सफा, ये लिखो, दर उल सफा। ये क्या था? दरुल सफा लिख के डैश लिखो। दरुल सफा एक राजकीय अस्पताल था, हॉस्पिटल टाइप का बनाया था। दरुल सफा एक राजकीय अस्पताल था, यहाँ रखता था सबको, वैद्य लोगों को इलाज करने के लिए। दर उल सफा एक राजकीय अस्पताल था। लगभग हो गया। कहीं कहीं 23 कर को समाप्त करने का बात लिखता है, कहीं कहीं 24 कर को समाप्त करने का बात लिखता है, ठीक है। ऑप्शन देख करके उसको मारना होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने पुराने करों को समाप्त किया था। एक जगह हम 23 भी देखे हैं, एक जगह 24 भी देखे हैं, ठीक है, लेकिन हम 24 कर को लेके चले हैं कि 24 कर को उसने समाप्त किया था। और ये कर जो थे कष्टकारी थे, पशु चराना है तब भी कर दो, घर बनाना है तब भी कर दो, न जाने कौन कौन सा कर लगा दिया था सब लोग, ठीक है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट चीज खत्म हो गया है। कल हम लोग इसका उत्तराधिकारी की बात करेंगे और सैयद वंश का बात करेंगे, ठीक। इसका उत्तराधिकारी सैयद वंश का कल बात करेंगे।